Hello and welcome students. Myself Mangu Singh, PGT Mathematics from GSSS Khudana. Dear students, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास तक ये पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आज हम इन वास्तविक संख्याओं पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के ऊपर मेन जो दो थ्योरम्स हैं जो हमें रियल नंबर्स के क्वेश्चंस करने में मदद करती हैं, जिनमें से पहली थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, यानी आधारभूत जो प्रमेय है, वो हमें क्या बताती है ये चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम इसको पहले यूज करते आ रहे हैं, इस थ्योरम को पढ़े बिना ही हमने इसको यूज किया है। वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि होती क्या है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको पीछे का रिवाइज करा देता हूं कि आपने कहां पे इसको यूज किया है। जैसे आपसे जब पूछा जाता था कि 40 के गुणनखंड कीजिए, इसके फैक्टराइज कीजिए, तो आप क्या करते थे? हम सबसे पहले चेक करते थे कि क्या ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। होगी तो हम कर देते थे, नहीं होती तो फिर अगली अभाज्य संख्या चेक करते थे कि 3 से होगी या नहीं होगी, या 5 से होगी या नहीं होगी, या 7 से होगी या नहीं होगी। इस तरह से हम चलते रहते थे। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्या देखते, चेक क्या करते थे? केवल अभाज्य संख्या, कि अभाज्य संख्या से भाग होता है या नहीं होता। ठीक है, वो चेक क्यों करते थे अभाज्य संख्या? क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपने शायद प्राइमरी स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था, प्राइमरी या 6th-छठी क्लास में तो है ये टॉपिक गुणनखंड का। 6ठी क्लास में टीचर ने आपको गुणनखंड करने सिखाए थे, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि हम कौन सी प्रमेय का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो हमने प्रमेय यूज की थी, उस प्रमेय का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हिंदी में जिसको कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो क्या कहती है आधारभूत प्रमेय अंकगणित की? देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि कोई भी यदि भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे हमने ये 40 लिया, जैसे 40 ही लिया, कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, आधारभूत प्रमेय जो कहलाती अंकगणित की है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि कोई भी यदि भाज्य संख्या हम लें, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 12, तो 12 के गुणनखंड करने हैं। 12 कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, भाज्य संख्या जैसे 12 ली, इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? जैसे हमने गुणनखंड कर लिया इसका, 12 को 2 से 6, 2 से 3, यानी इसके गुणनखंड क्या क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो क्या लिख लिया हमने? इस भाज्य संख्या को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया। तो आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा दूसरी चीज क्या कहती है कि इसके क्रम के पे डिपेंड किए बिना आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्रम पे डिपेंड किए बिना अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, एक ही होती है, यानी एक ही तरह से लिखा जा सकता है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यानी 12 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 के अलावा किसी भी संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। यानी इसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगी। समझ में आ गया? तो इसके आधार पे हम क्या निकालते थे? इसके आधार पे हम निकालते थे HCF, LCM,
ये आप 9th क्लास में भी निकाल चुके हो कि दो संख्याओं का यदि आपको HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए कहे तो बताओ कि HCF और LCM क्या होगा। उसके लिए हम क्या यूज करते थे, गुणनखंड विधि करते थे। इन गुणनखंड में हम इसके लिए कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख लेते थे। ये लिखते क्यों थे, क्योंकि अद्वितीय है, कोई और नहीं हो सकती इनके अलावा, इसीलिए तो लिखते थे। तो वहां पे यूज होगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो देखिए हम HCF और LCM तो निकालना सीख चुके हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि HCF LCM और दो संख्याओं के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आपको HCF और LCM तो 9वीं क्लास में सीख लिया था। अब इसमें इस एक्सरसाइज में भी HCF LCM के क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम HCF LCM निकालने के, और फिर HCF और LCM में रिलेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि यदि आपको दो संख्याएं दे दी जाएं और HCF दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ LCM क्या है इसका, या HCF LCM दे दिया जाए, दो संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए, या एक संख्या पूछी जाए, एक संख्या और HCF LCM दे दिया जाए, तब क्या होगा। उसके लिए एक रिलेशन है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो कितनी चीजें हैं कुल, 4। कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी 3 दे रखी है, चौथी पूछी है, तो जो दी हुई है उसका मान रख दो, नहीं दे रखी उसको फाइंड आउट कर लेंगे हम समीकरण को सोल्व करके। ठीक है, या HCF और LCM दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि गुणनफल बताओ दोनों संख्याओं का, तो इनकी गुणा ही तो पूछी है, डायरेक्ट हम HCF LCM की गुणा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, HCF और इसकी दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड। एग्जांपल है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसने पूछा है 96 और 404 इसका LCM फाइंड आउट करो। 96 और 404 करिए, HCF और LCM दोनों कर देते हैं। एक तो 96 है, एक 404। देखिए 96 का HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, करो, देखिए फैक्टराइजेशन करते हैं इसके। 96 लेते हैं पहले, टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 2 से भाग होगा। 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा ये भाग, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 सभी को आता होगा ये तो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 से 1। ठीक है, तो हमने 96 को क्या लिख दिया, 96 को क्या लिख सकता हूं, 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 2 3 4 5 बार ये है, और एक बार 3 है। ठीक है, दूसरी संख्या है 404। 404 का करें फैक्टराइजेशन, 2 से भाग होगा, अब ये भाग नहीं होगी। ठीक है, ये भाग नहीं होगी किसी से, तो ये अभाज्य संख्या आ गई है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, अगर मैं पावर्स के रूप में लिखूं इसको तो लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, और इसमें 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 101 रेज़ टू द पावर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताओ इसका HCF कितना है, इसका HCF पूछा है कि HCF इसका कितना है। ठीक है, और फिर LCM निकलवाया है इसका। ठीक है, तो HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। देखिए जब हम HCF ज्ञात करते थे, HCF का मतलब क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें कॉमन कौन कौन है वो देखना है। देखिए कॉमन कौन है, 1 2, यानी कौन कौन कॉमन है, एक तो 2 है दोनों में कॉमन, दूसरा भी कौन है 2, तो इसका HCF कितना है 4। या दूसरा पावर्स के रूप में हम करें तो इसमें जब HCF लेते हैं तो HCF लेंगे तो हम लेते हैं लीस्ट पावर, दोनों में कम पावर कौन सी है वो HCF बताएगी, और LCM निकालना है तो दोनों में जो ज्यादा पावर है वो LCM बताएगी। समझ में आ गया। अगर पावर्स के रूप में हम लिखते हैं तो कैसे करेंगे, जो सबसे कम पावर है दोनों में से वो HCF बताएगी, और दोनों में से जो ज्यादा पावर है वो LCM बताएगी। समझ में आ गया। तो इसका HCF ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 है या 2 है, कम कौन सी है 2। ठीक है, 3 की पावर 1 उसमें है ही नहीं, तो है ही नहीं वाला कम है। इसमें 101 की पावर 1 है, वो है ही नहीं,
यही आएगा, समझ में आ गया। अगर मैं एलसीएम पूछूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बड़ी पावर, 2 में बड़ी पावर कौन है 5, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 में बड़ा कौन है, इसमें तो है ही नहीं, 3 की पावर है ही नहीं, इसमें एक बड़ा कौन है 1 पावर, इसमें 101 है ही नहीं, इसमें 101 1 टाइम्स है तो 1 टाइम आ जाएगा, समझ में आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। या अगर ये नहीं निकालना चाहते आप तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना था 4, ये इधर आके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यहां से हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, इसको काट देंगे 101 पे कट जाएगा, ठीक है। जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा हमारा एलसीएम। ये दोनों चीजें सेम आएगी, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल है कि सिद्ध कीजिए 4 की पावर, चेक करना है कि क्या 4 की पावर n 0 पे समाप्त होगी, क्या सवाल है क्या 4 रेज़ टू द पावर n क्या 0 पे समाप्त होगी, कैसे नहीं होगी, 4 की पावर n 0 पे समाप्त कैसे नहीं होगी। देखो कोई भी संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, जब उसको 5 और 10 का चांस, 4 रेज़ टू द पावर n, जैसे कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये संख्या 0 पे समाप्त होती है, इसका मतलब इसके गुणनखंड करेंगे तो आखिर में क्या आएगा 10, तो कहीं ना कहीं आएगा, आएगा 2 गुणा 10, जब हम उस 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा 0 पे समाप्त होगी तो 2 और 5, यानी उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आना चाहिए, उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आना चाहिए। अगर गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो, कितनी बड़ी ले लो 4 7 5 सर आखिर में 0 लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये पहले वाला एज इट इज गुणा में 10, इस 10 इसको तो एज इट इज रखो, कुछ भी आओ इसका गुणनखंड हमें कोई मतलब नहीं, इसकी गुणा करेंगे 2 गुणा 5 तो आएगा, इसके साथ से कुछ भी आए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो कोई भी संख्या ऐसा सवाल आ जाएगा, एक एग्जांपल है 4 की पावर n और एक क्वेश्चन है 6 रेज़ टू द पावर n 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा, कुछ भी कोई भी पूछ ले आपसे, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या ये 0 पे समाप्त होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका जो आधार होगा, उसका जो बेस होगा, उस बेस का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, उसका हमें गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड में क्या आना चाहिए 2 और 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम 4 का गुणनखंड करते हैं, क्या है 2 और 2, तो 4 को क्या लिखा 2 गुणा 2, हम लिखेंगे क्योंकि 4 के गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या करेंगे, कोई संख्या हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, लिख लेना, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 आना चाहिए, ठीक है, परंतु 4 के गुणनखंड में केवल 2 आता है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 के गुणनखंड में 2 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आ सकती, इसलिए यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, मेनली क्या चीज देखनी है कि बेस इसका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, आगे आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हमें अब तक हम पढ़ते आए हैं कि वर्गमूल की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे वर्गमूल 2 कहे आपसे कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 है वो अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 है वो अपरिमेय संख्या है। हमने ये नहीं, अगर आपसे कोई कहे कि सिद्ध करो कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं तो फिर कैसे करोगे, आप प्रूव कैसे करोगे कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं।
कोई प्रूफ पूछ ले कि प्रूव कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, तो प्रूव कैसे करोगे आप? उल्टी मारना। हाँ देखिए, अब तक हमने केवल परिमेय ये सीखा है कि p बटा q की फॉर्म में जो नहीं लिखी जा सके। परिमेय संख्या क्या होती थी? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमें प्रूव करवा रहा है ये अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध करेंगे? हम उल्टा मान के चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है, तो अपरिमेय को हम मान लें कि अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो एक करवा देता हूं मैं, चाहे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 कहे, वर्गमूल 7 कहे, वर्गमूल 11 कहे, वर्गमूल 13 कहे, कोई भी। ठीक है, तो हम उसको इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए, जैसे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? कंट्राडिक्शन से करेंगे, मैंने बताया अभी। क्वेश्चन लिखता हूं कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी? वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो हमने मान लिया, फिर से माना वर्गमूल 2 बराबर जो बटे की संख्याएं हैं वो a बटा b मान ली मैंने, जहां पे a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं को कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में हम मान लेंगे let 2 is not an irrational number, therefore root 2 is a rational number. Let root 2 is equal to a by b, where a and b are co-prime numbers. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि co-prime numbers क्या होते हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे कोई भी संख्या बटे की संख्या ही क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4/6 आ गई, तो क्या ये परिमेय है? हम कटने के बाद इसको कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2/3 कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह से माना है कि इनका HCF क्या है? 1 आए। कुछ भी नहीं कटेगा तो इसका मतलब HCF 1 आएगा। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जिनका HCF कितना हो? 1। समझ में आ गया? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। यहां से दिस इंप्लाइज, इस b को मैं उधर लेके आता हूं, किस में हो जाएगी? ये मल्टीप्लाई में, उधर a है, यानी a बराबर √2b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उधर लेके गए, साइन चेंज हो गया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर वर्गमूल 2b इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है? जैसे कोई आपसे कहे कि आप चेक करो क्या 6 2 से भाग होता है, तो हम भाग दे के देखेंगे 2 3 6, तो 6 को क्या लिख लिया? 2 गुणा 3 लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो यानी ये संख्या भाग हो रही है 6 से। अगर मैं 7 को भाग करूं 2 से, तो 2 3 6, शेष 1 बच गया। 7 को क्या लिखूंगा? 2 गुणा 3 प्लस 1। यानी जब कोई संख्या भाग नहीं होगी तो गुणा गुणा में नहीं लिखे जा सकते, ये संख्याएं गुणा गुणा में नहीं लिखी जा सकती, हमें प्लस में भी लिखना पड़ेगा। अगर कोई शेषफल आता है तो प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, अगर गुणा गुणा में है, कोई चीज प्लस में नहीं है, तो इसका मतलब गुणनखंड में कोई चीज कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब इधर वाली संख्या उससे भाग होती है। जैसे इसका मतलब क्या है कि 6 है, वो किससे भाग होता है? 2 से भाग होता है। तो यहाँ पे भी ये गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 किसको भाग करता है? b को या a को? b स्क्वायर को या a स्क्वायर को? किसको भाग करता है? इधर वाले a स्क्वायर को। इसका मतलब दिस इंप्लाइज
दो ए स्क्वायर को, या कुछ भी लिख दो, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, ऐसे लिख दो, सही ऐसे किसी भी तरह लिख दो। इसका मतलब क्या आ गया, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होती है, ए स्क्वायर जो संख्या आई वो 2 से विभाजित होती है। अब देखिए अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगी, तो ए स्क्वायर कोई भी संख्या ले ली, किसी संख्या की अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में होगी कि नहीं होगी। और अभाज्य संख्या अगर वर्ग, किसी का वर्ग होती है क्या अभाज्य संख्या, किसी का वर्ग नहीं होती है अभाज्य संख्या का गुणनखंड ही नहीं होता। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अभाज्य संख्या अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स आएंगी, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में करेंगे वो 2 टाइम्स आएंगे। और आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि इसके गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अगर अद्वितीय होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अद्वितीय होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज 2 बार आ रही है, ये चीज 2 बार आ रही है। अगर 2 बार आएगी तो क्या हो जाएगा, अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है, कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो विभाजित करने वाली संख्या है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो अभाज्य होनी चाहिए। ऐसे कहोगी कोई संख्या 4 ए स्क्वायर को विभाजित करती है, 4 ए को भी करेगी, फिर जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ पे भाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को भाग करती है तो उस संख्या को भी भाग करेगी। ठीक है, तो इसी से हमने क्या किया, यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या, तो 2 यदि ए स्क्वायर को भाग करती है तो 2 ए को भी भाग करेगी, यानी ए स्क्वायर यदि 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, ए भी 2 से विभाजित होगी, यानी ए संख्या है वो भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर ये 2 से विभाजित होगी तो मैं मान लेता हूं ये 2 का क्या है, गुणांक है। तो मैंने क्या मान लिया, ये 2 का गुणांक है। तो हमने मान लिया कि माना, इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं मैं, इसको वैसे दे देता हूं 1 नाम, समीकरण 1 माना a = 2c, a 2 का गुणनखंड है तो 2c मान लिया मैंने, इसमें पुट कर दो 1 में, इसको 1 मान लेता हूं, किसको क्या हो जाएगा, a में पुट कर देते हैं 2c, तो क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया है तो अब यहां से b स्क्वायर का मल्टीपल कौन आ गया ना, b स्क्वायर इसका मल्टीपल आ गया 2 का, b स्क्वायर किसका मल्टीपल आ गया 2 का, 2 का गुणज है। इसका मतलब अब क्या हो गया, b स्क्वायर किससे विभाजित होगा, b स्क्वायर 2 से विभाजित होगी, b स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब किसी संख्या के स्क्वायर को भी 2 विभाजित करता है, 2 अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब वो b को भी b भी 2 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब क्या आ गया कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करती है। इसका मतलब a यहां से तो 2a को विभाजित कर रही थी, यहां से 2b को विभाजित कर, इसका मतलब 2 a और b दोनों को विभाजित करती है। लेकिन हमने क्या माना था कि a और b तो सह अभाज्य संख्या है, इसका तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां क्या कह रहा है कि ये भी 2 से विभाजित होती है, ये भी 2 से विभाजित होती है, इसका मतलब 2 से कट जाएगी। हमने तो माना था कटती नहीं किसी से। ठीक है, परंतु a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों का विभाजित करती है कि नहीं करती ना, दोनों को विभाजित करती थी, लेकिन ये हमने माना क्या था कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पोजीशन था वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विरोधाभास है तो यहीं पे लिख दो, परंतु यहीं पे लिख देंगे ये हमने माना था कि 2 है वो a और b दोनों का विभाजित करती है, परंतु ये सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब हो नहीं सकती। तो इसकी बजाय ऐसे ही लिख दो आप, तो 2 a और b दोनों को विभाजित करती है, और यह इस बात यह विरोधाभास है, यह a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं का विरोधाभास है।
सह अभाज्य संख्या है उसका क्या है, ये विरोधाभास है। समझ में आ गया? अगर विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन थी वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है या गलत है। समझ में आ गया? दिस इंप्लाइज, अगर गलत है, कल्पना क्या थी, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब गलत है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था कि अपरिमेय नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अपरिमेय है। समझ में आ गया? तो अब चाहे वर्गमूल 2 पूछ ले, वर्गमूल 3 पूछ ले, वर्गमूल 5 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, इसी तरह से करना है। ठीक है, अगर वर्गमूल 3 पूछेगा तो यहाँ पे 3 आता जाएगा, फिर आ जाएगा इसको 3 को विभाजित करता है, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। वर्गमूल 5 आता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी अपरिमेय संख्या। सिद्ध करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कंट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक 9th में आपने चैप्टर पढ़ा था, 9th में एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, इसी पे क्वेश्चंस किए थे कि इसका डेसिमल, हमने दशमलव प्रसार सीखा था, दशमलव प्रसार के आधार पे आप कैसे कह सकते हो कि ये संख्या परिमेय है, ये संख्या अपरिमेय है, कैसे कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कह सकते थे, दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक तो कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। याद आया ना, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, जो भाग करने पे कुछ स्टेप्स के बाद जिसकी रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, जैसे 2.3, 4, 5, आगे कुछ नहीं है, तो ये था शांत दशमलव प्रसार। हिंदी में क्या कहते थे, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। और अशांत क्या होता है, कोई भी दशमलव प्रसार की मैं बात करूंगा, डेसिमल, कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा, वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, शांत, अशांत। ठीक है, शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे होगा, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, ये जो कुछ स्टेप्स के बाद में खत्म हो जाए, यानी जिसमें पीछे डैश 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 ना हो, वो टर्मिनेटिंग या शांत है। ठीक है, ये तो एक ही तरह का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, इसके 2.5 ये हो गया, और कोमा 4.3 डेसिमल एक्सपेंशन है, या 2.456, यानी डैश 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 नहीं होना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक पुनरावृत्त, ठीक है, एक पुनरावृत्त होता है, और दूसरा हाँ, यानी एक तो टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हो जाएगा, सीधा ही बता देता हूं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी साथ लगाना है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती। दोनों में फर्क क्या है, जैसे अशांत तो क्या होता है, जैसे कोई भी लिख दिया 2.464646 ऐसे, यानी पुनरावृत्ति स्टार्ट होगी, या पुनरावृत्ति नहीं होती, उसका एग्जांपल लिख देते हैं 2.10 100 100, कुछ भी लिख दिया हमने। देखो इसमें 10 है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, अलग अलग है। तो यानी डैश 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 भी हो, जो रिपीट होता है वो आवर्ती, और जो नहीं होता अनावर्ती। 9th में पढ़ चुके हो आप। तो आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि बताओ कि इनमें से, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर, लास्ट जो एक्सरसाइज थी 1.3, उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस हैं।
कि 1.4 में कि कुछ दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है आपको कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ भाई शांत है या अशांत है? शांत है। और शांत हमेशा, अब इस शांत इन तीनों के बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, तो आपको बता देते हैं कि एक को छोड़ के बाकी सभी परिमेय है, यानी इसको छोड़ के ये तो अपरिमेय है, बाकी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। परिमेय है ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। यानी शांत आएगा तो भी रैशनल नंबर है, और शांत है और आवर्ती है, रिपीट होता है तो भी वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें देखिए शांत है तो ये रैशनल नंबर, यही पूछा था। अगला है 0.120 1200 1200 12 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो ये तो ना रिपीट हो रहा है और ना ही शांत है, अशांत अनावर्ती, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसी तरह से अगली संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब रिपीटेशन होता है, और रिपीट का कोई संख्या कब होगी? रिपीट कोई संख्या कब होगी? जब वो परिमेय होगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच गया केवल, अगर आपसे कोई पहले पूछता था कि ये शांत होगी या अशांत होगी, ये हम कैसे बताते थे कि शांत होगी या अशांत होगी, ये कैसे बताते थे? जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ 1/2 शांत होगी या अशांत होगी, तो हम क्या करते थे? भाग देके देख लेते थे, दशमलव में बदलते थे, 0.5 आया, शांत होगी। अगर कोई पूछता कि 0/3 बताओ कैसी होगी, शांत होगी या अशांत होगी, हम क्या करते थे? भाग देके देख लेते थे, 3 तिया 9, 1 बच गया, दशमलव लगाया, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, चलता रहेगा ये। हमने देख लिया भाग देके कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो क्या आप बता सकते हो? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप ये बता सको कि ये संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा है कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4.256, अगर ये शांत होगा तो इसका मतलब हम इसको दशमलव हटा सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 1000 आ जाएगा, यानी 10 का मल्टीपल आएगा। सीधी सी बात है, किसका मल्टीपल आएगा? 10 का मल्टीपल आएगा। और 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 5। तो 10 के अलावा यदि इसमें कुछ और आ गया और वो ऊपर नीचे नहीं कटता है, तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या इसका अशांत है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि ऊपर नीचे कटते हैं या नहीं कटते। अगर नहीं कटते हैं तो उसका जो हर है, उस हर का क्या करेंगे? हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका हम गुणनखंड करेंगे। यदि गुणनखंड में 2 और 5 ही आते हैं तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो देखिए, क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे 13/31 25 या 17/8 है, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक ले लिया 17/8, 17/8, तो देखिए कटता नहीं है, तो हमने 8 के फैक्टराइजेशन किए, क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके गुणनखंड में क्या है? 2 की पावर है, तो ये शांत होगा या नहीं होगा? शांत होगा, क्योंकि 2 से हम 5 को 5 नहीं, आपको भी 5 नहीं है, फिर कैसे हुआ? 5 तो हम लेके आ सकते हैं। जैसे 17/2 ही होता, ये दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है ये पूछ लेता आपसे, तो हम 1 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, नीचे 10 आ गया, नहीं आ गया, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देते। अब यहीं पे 8 है तो इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। अब दुवे 3 है तो 10 बनाने के लिए 5 भी कितने चाहिए? 3 टाइम्स, तो 5 की 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। जो भी ये गुणा आई उस गुणा में नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1000। तो कितने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे? 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम बता भी सकते हैं और दशमलव प्रसार निकाल भी सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? शांत होगा। लिखेंगे कैसे? ये गुणनखंड लेकर लिखेंगे, क्योंकि 8 के गुणनखंड में 2 आता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो 2 ही है। 2 हो या 5 हो, इसके अलावा नहीं आना चाहिए, तो वो शांत हो जाए। ठीक है,
इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कोई पूछे, इसमें सीधा दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और गुणा में 7, बताओ इसका दशमलव प्रसार ऐसा हो जाएगा क्योंकि क्या आ गया, सीधा सीधा 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, बटे की संख्या दे रखी हो और पूछा जाए कि ये शांत है या अशांत है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, ना सॉरी शांत है या अशांत है। ठीक है, कैसे करेंगे, गुणनखंड करके गुणनखंड में 2 या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।